हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5, और हम देख रहे थे यात्रियों के नजरिए। जो विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आए, उन्होंने कुछ अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे, यानी कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपना कुछ अनुभव लिखा। उसमें सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक रूप से इसमें उन लोगों ने लिखा, और जिसके विषय में हम लोग आपका चैप्टर में पढ़े। तो कल हम सबसे पहले अल-बरूनी के बारे में पढ़ चुके थे। अल-बरूनी आपको पता है कहाँ से आया था? आधुनिक उज्बेकिस्तान से आया था, खुरजम के साथ आया था। और आप इसे अच्छी तरह जानते हो कि महमूद गजनवी इसे अपने साथ लाया था। क्लियर है? बाद में ये भारत में रहता है और वहां देखता है। और आपको पता होना चाहिए इसने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, यानी कि भारत की खोज है। क्लियर है? और इसमें भारत के विषय में लिखा इसने, अल-बरूनी ने। तो बहुत बार पुस्तक पूछ ली जाती है कि तो किताब उल हिंद किसकी बुक है? तो अल-बरूनी की है। ये हमने इतना देख लिया, ठीक है, कल पढ़ लिया था। और हमने देखा किताब उल हिंद कहाँ लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। 80 अध्याय इसमें हैं, 80 चैप्टरों के रूप में आपका वर्णित है। इसको हमने देखा कि भैया 80 इसमें कुल मिलाकर आपके चैप्टर है। ठीक है, मूर्तिकला, कानून व्यवस्था, विधि, मापन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक, इन चीजों के बारे में ये लिखी हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं। अल-बरूनी के लेखन, भाषी प्रयोग, ये सब देख चुके थे हम लोग। क्लियर है? आज हम पढ़ते हैं इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने लिखी थी रिहाला। रिहल्ला को रिहाला, रहीला। चलिए आगे बढ़ते। आरंभिक एक विश्व यात्री इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई उनकी यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब वही है, यात्रा करने आए, उन्होंने कुछ यहाँ देखा, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभव को उन्होंने अपनी बुक में लिखा। और उस बुक का नाम क्या रखा गया, या क्या रखा? रिहल्ला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत आपका प्रचुर रोमांचक जानकारी देता है। कह रहे ये बुक है, ये हमको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में 14वीं शताब्दी में लिखी है, और भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में बहुत सारी, प्रचुर का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में, हमको रोमांचक यानी कि अलग अलग जानकारियां देती है। और थे कहाँ के? ध्यान रखना, मोरक्को। आप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को देखिए, उसमें आपको मोरक्को एक आपको देश दिखाई देगा। क्लियर है? आपको दिखाई देगा मोरक्को की कंडीशन, मोरक्को का लोकेशन आप इसको देख सकते हैं, और आपको पता लगेगा वो कैसे लाल सागर को पार करते हुए, भूमध्य सागर को पार करते हुए, भूमध्य सागर, पारस की खाड़ी वगैरह से होते हुए वो कैसे उन्होंने भारत की यात्रा करी, आपको दिख जाएगा। इस यात्री का जन्म कहाँ हुआ था? तंजियर में हुआ था। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था, जो इस्लामी कानून अथवा सरिया अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जिस फैमिली में पैदा हुई, वो फैमिली कैसी थी? एक आपका रेस्पेक्टेड फैमिली थी। किसके मामले में? एजुकेशन के मामले में। और एजुकेशन के साथ साथ ये फैमिली कहाँ थी? इस्लामिक कानून के विषय में, यानी कि जो इस्लामी कानून को हम क्या कहते हैं? शरिया कहा जाता है। शरिया कानून के बड़े अच्छे जानकार थे इनके परिवार, कि शिक्षित पढ़े लिखे परिवारों में से थे। ठीक, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल, यानी कि वहां के लिटरेसी में और वहां के इथिक्स की वहां चीजों में उन्होंने एजुकेशन ली। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अब देखिए, जो उनके फैमिली मेंबर थे वो क्या कहते थे? आप किताबों को पढ़िए, उसके आधार पर तर्क निकालिए, समाज को देखिए, फिर कुछ बताइए। लेकिन ये मोरक्को के इब्न बतूता जब आए, अब इन्होंने इनके बाप का विपरीत किया। इन्होंने कहा नहीं, ज्यादा बढ़िया मैं यात्रा करूं, यात्रा से कुछ अनुभव सीखूं, लोगों को सीखूं, वहां बाप का देखूं और उसको मैं लिखूं। तो इन्होंने यात्राओं का अनुभव के बारे में लिखा, और कहते इन्हें बड़ा शौक था, और वहां नए नए देश और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक गए। देशों के बारे में गए। आप देखिए कहाँ मोरक्को अफ्रीका में, कहाँ भारत उपमहाद्वीप,
कितने दूर आए। आज तो साधन सारे पर्याप्त हैं, आप प्लेन से, आप हवाई जहाज से, मोटर कार और बहुत सारे साधन ऐसे हैं, ट्रेन वगैरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुलभ पहुंच सकते हैं। लेकिन उस जमाने में, तब 1300 के आसपास आप देखेंगे, जहां पर आपके खाने के लिए कुछ नहीं था और चलने के लिए केवल लोग आपके पैदल चलते थे, उस जमाने में ये गए। भारत के लिए प्रस्थापन करने से पहले वे मक्का के तीर्थ यात्री, अब देखिए 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो कहाँ गए? मक्का के तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्व अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। यानी कि भारत आने से पहले काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उन्हें, कई देश घूम चुके थे। क्लियर है? ठीक। आप देखिए फारस, सीरिया वगैरह जो आपका मुस्लिम कंट्री है, उन लोगों में वहां भी उन्होंने आपका विजिट किया, और पूर्वी अफ्रीका के पार्ट को भी अच्छा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1833 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचे। सिंध प्रदेश, जहां पर सिंधु नदी बहती है, उस क्षेत्र को कहा गया सिंध प्रदेश, वहां पहुंच जाते। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। अब आप देखोगे इस समय तुगलक वंश का आपका शासक चल रहा है, क्योंकि भारत में कौन बैठे हुए हैं? आपका आपका दिल्ली सल्तनत चल रही है, और तुगलक वंश के लोग कहां बैठे हैं? दिल्ली की गद्दा पर बैठे हैं, और गद्दी पर उस समय कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और आप जानते हैं एमबीटी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जितने भी मुगल ये आपके बादशाह हुए, क्लियर है? खास कर ये लोग जो आपका दिल्ली सल्तनत में थे, दिल्ली सल्तनत वालों में सभी लोगों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बात कौन था? सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब कह रहे हैं कला और साहित्य की दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता मुल्तान और कच्छ, यानी कि मुल्तान और कच्छ यानी कि गुजरात वाले रास्ते से होते हुए दिल्ली की ओर उन्होंने क्या किया? प्रस्थान किया। अच्छा, ये दिल्ली क्यों गए? क्योंकि इन्हें लिखा, अब इन्होंने सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक दयावान आपका संरक्षक है, और वो साहित्य के लोगों को और जो लोग आपके कला में रुचि रखते हैं वो उनका बड़ा सम्मान करता है। सुल्तान की विद्वता से वहां प्रभावित और उसने दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब दिल्ली का काजी क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि आप जानते हैं शरिया कानून का बहुत अच्छा जानकार था, और जो इनका परिवार था उसको सब जानते थे, विश्व व्याख्याति थी। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया, और बाद में उसको जेल भी हो गई। उसके बाद सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। मंगोल शासक ने कहा भेज दिया उसको? चाइना, कि आप हमारा दूत बनकर, जैसे आज भी हमारे राजनायिक जिनको हम एम्बेसडर बोलते हैं, वो लोग भी हम लोग दूत बनाकर बाहर अन्य देशों में भेजते हैं अपने संदेश और मैसेज को लेकर। ऐसे ही किसको भेज दिया गया? ऐसे ही आप देखेंगे इनको भेज दिया गया। ठीक। इब्न बतूता, अब आप जा रहे हैं आपके इब्न बतूता, तो कहां से आए थे? और दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये बस। चलिए देख लिया क्या मिला? काजी का पद। आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले इतना देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे यात्रा करी, कहां से निकले, समझ आया? कुछ 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 क्या बहुत कुछ आपको समझ आ रहा हो कि क्या कुछ हो रहा? देख लिया? तो पढ़े लिखे विद्वान की हर जगह जरूरत है भैया। ऐसा नहीं कि आप किसी देश में पहुंचकर आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, हर जगह आपको सराहा जाएगा। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। चलिए
आगे बढ़ जाएं। अपनी नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार तट से वह मलाया प्रायद्वीप गया और वहां 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। मलाया प्रायद्वीप, अब आप ढूंढिए कि मालाबार कहाँ है। मालाबार तट, उसको देखेंगे तो आपको समझ। ठीक, अंत में उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में मैं एक बार फिर वो मालाबार तट और मलाया द्वीप गया और चीन जाने के बाद कार्य को दोबारा शुरू किया। बंगाल और असम में भी गया और जहाज से सुमात्रा से और सुमात्रा से एक अन्य जगह चीन के बंदरगाह जयंतु, जो आज का क्विंझू है के नाम से जाना जाता, वहां भी गया। उसने व्यापक रूप से चीन यात्राओं का और बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया और चीन के विषय में व्यात्रांत की तुलना में मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत तक वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, उसने वृतांत देखा। अब आप जानते हैं मार्को पोलो आपका 13वीं शताब्दी में आए और इब्न बतूता कब है? 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोग आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अभिमत को सावधानी और कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहे हैं। आज की तुलना यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा पड़ता है। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 या सिंध से दिल्ली तक की यात्रा लगभग 50 दिन का समय लगा। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। कितने? 10 दिन। पहले यात्राएं पैदल होती थी, घोड़ों से होती थी, तो समय तो लगता ही था। ठीक, तो उसने अपनी अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में इसमें लिखा, कैसे कैसे इन्हें यात्राएं। चलिए देखिए, यात्रियों ने नाव बंगाल का एक मंदिर का मूर्ति का दिखाया है, नाव के रूप में मंदिर पर आपका बना हुआ है। ठीक है, देख लिया आपने, मार्को पोलो वगैरह के हम पढ़ लिए। दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, ग्वालियर दिल्ली जाने में, ग्वालियर दिल्ली पास में ही है, 10 दिन लगते हैं, आप मुश्किल 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हो आज से। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किसी का वृत्तांत है। एकाकी यात्रा, लंबी यात्राओं में लुटेरे एकमात्र खतरा रहे। आप कह रहे हैं कि लंबी यात्रा में लुटेरे एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहतु हो सकता था, बीमार हो सकता था, यहाँ तक कि रियाला से लिया गया एक उदाहरण है। आदमी जा रहा है, गिर जाए, कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, भूखा रह जाए, सारी समस्या। मुझे जेवर से जकड़ लिया और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े हुए जीन से बांध लिया। हम टूनिशिया शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए और वहां हर एक दूसरे के लिए अभिनंदन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन हम किसी भी अभिवादन नहीं किया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझसे परिचय हो। एकाकी इतना उदास हुआ कि आंखों में आंसू को रोक नहीं सके और बहुत रोए, और तीर्थ यात्री मेरे कंठ का उदाहरण जानकर मेरे पास आए और मेरा अभिनंदन किया। क्लियर है? अब देखिए, ये मैप दिखाया है। अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किया गया स्थान, कई जगहों पर उनके नाम लिखे हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। अब यहां से कच्छ से अंदर घुसा, सिंध प्रदेश, मुल्तान पहुंचा, इस तरीके से ये पूरे क्षेत्र और यहां तक दिल्ली तक गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसने बहुत लंबी यात्राएं भी की। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था,
इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह के द्वारा आक्रमण को झेला है। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ के चला गया, उसने बहुत सारे रास्ते के एक्सपीरियंसेस को भी झेला है। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरे को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रा में जान से हाथ धोना पड़ा और जीवित बचे। इब्न बतूता बताते हैं कि शामिल और बुरी तरह से घायल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप यात्रा कर रहे हैं उस जमाने में और आप सुरक्षित लौट जाएं, क्योंकि डाकू, लुटेरे और किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से वहां की युद्ध की संभावना और आशंकाएं कैसी थी, हमेशा बनी रहती, जिसकी वजह से ये समस्याएं हमको देखने के लिए मिलती। क्लियर है? देखिए, जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने पहले देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। हठीला मतलब अपनी बात पर अड़ जाना, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास मोरक्को से वापस जाने से पूर्व कई वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भागों से, हो सकता है उसने रूस भी गया। खैर, हो सकता है वो रूस भी गया हो, क्योंकि जितना वो घूमे हैं, हो सकता है रूस गया। हालांकि उसने रूस का कोई मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासकों ने निर्देश दिया कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। उसने कहानियों को लिखने का मौका दिया ताकि लोग उन कहानियों को, उन चीजों को संरक्षित रखें, क्योंकि कोई बंदा गया है, किसी ने पूरा जीवन घूमने में लगा दिया है, कुछ तो एक्सपीरियंसेस वहां उसने आपके इकट्ठा किए होंगे। उसी लोगों के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, शासक ने इसके एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया और लिखा। देख लिया? क्या है कि 18वीं शताब्दी में एक चित्र, जिसे यात्री द्वारा आग के पास इकट्ठा बैठे। तो कहीं पर सर्दियों में आग होती थी, तो आग के पास सारे लोग, व्यक्ति कैसे थे, इकट्ठा होकर झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। आज भी गांव में ऐसा होता है कि अगर आप आग को जला दोगे तो लोग बैठ जाते हैं बात वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें हमको बड़ी देखने के लिए मिलती। चलिए, देख लिया। अब देखिए, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर अगर हम देखेंगे तो इब्न बतूता के पद चिन्ह क्या है, इसको हम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन इब्न बतूता ने जो पूरी आपका आप देखेंगे भारत उपमहाद्वीप, चाइना और इधर साउथ एशिया की जो यात्रा की, उसके एक्सपीरियंसेस से हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।